हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके हम फंडामेंटल्स आज पढ़ेंगे। तो कोई प्रॉब्लम अगर आपको बीच में होती है तो आप चैट बॉक्स में अपना मैसेज जो है डाल दीजिएगा। जैसे ही हम उसे पढ़ेंगे आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक्सेल की विंडो के बारे में बात करते हैं। ये आपकी जो एक्सेल की पूरी विंडो है इसके बारे में हम ठीक, बात करते हैं। जल्दी कॉल लगाओ। मैम 1 सेकेंड। ओके ओके। मैम को नहीं, 1 मिनट, वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा मैम। अच्छा ठीक है, अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी ठीक आ रही है मैम। और ये चैट कहाँ पे करना पड़ेगा? ये चैट बॉक्स होगा, देखिए राइट हैंड साइड पे, जूम की जो ऐप है उसी में देखिए राइट हैंड साइड पे नीचे चैट बॉक्स है। ये चैट अगर ओके। नहीं, हाँ अगर नहीं भी दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अनम्यूटेड हैं, आप बोलेंगे आई विल गेट योर वॉइस। ओके, तो कैन यू हियर मी राइट नाउ? यस यस आई कैन। ओके ओके, यू कैन स्टार्ट मैम। ओके देन, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट, हाँ बोलिए। इट्स कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल। ओके। ओके मैम, ठीक है। Okay. Before starting with anything, let me tell you that Microsoft Excel is also known as spreadsheet package. Another name of स्प्रेडशीट। yes, spreadsheet package. Another name of Microsoft Excel is spreadsheet. स्प्रेडशीट। Yes. Are you able to view this screen? यस मैम, यस। So I have already shared my screen with you. Now, यस मैम। okay then. दो डिफरेंट नेम्स हैं इसके, एक तो है स्प्रेडशीट और दूसरा नाम है इसका इलेक्ट्रॉनिक शीट। तो समटाइम्स इफ समवन आस्क्स यू कि हैव यू एवर वर्कड ऑन स्प्रेडशीट्स, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं क्योंकि स्प्रेडशीट इज नथिंग बट इट इज अनदर नेम ऑफ एक्सेल, और इलेक्ट्रॉनिक शीट ऑल्सो इज नोन एज एक्सेल। ओके। बट अब पहले रीजन हम जानना चाहेंगे कि स्प्रेडशीट क्यों कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक शीट क्यों कहते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपने कभी एमएस वर्ड यूज किया हो तो देखा जाए तो एमएस वर्ड में भी एक्सेल जैसा काम किया जा सकता है। जो रो और कॉलम हमारे बने हुए हैं, टेबल्स बनी हुई हैं, ये हम वर्ड में भी बना सकते थे और वर्ड में बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। बट स्टिल आपने देखा कि जैसे कैलकुलेशन बेस्ड वर्क है तो वो आपका एक्सेल में ही कराया जा रहा है। तो उसके पीछे जी। कुछ रीजन है कि एक्सेल ही क्यों यूज हो रहा है या व्हाट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ यूजिंग एमएस एक्सेल। तो यस। एक्चुअली क्या है कि एक्सेल हमारा जो है ये स्पेसिफिकली कैलकुलेशन वर्क को परफॉर्म करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जो वर्ड में हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं वो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, या और बहुत जैसे हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत ही क्रिटिकल अगर कैलकुलेशन करनी हो, you won't be able to perform that task while using MS Word, that is Microsoft Word. So that is why this is the basic need of using Excel, that it helps you to perform any kind of calculation, be it a bank statement or a profit loss statement or a balance sheet or a grade card, स्कूल का जैसे रिपोर्ट कार्ड बनता है, कुछ भी हो, या आपके ऑफिस में जैसे अगर आप बनाना चाह रहे हैं, काम करते हैं, तो कैसा भी कैलकुलेशन बेस्ड वर्क है आप एक्सेल में बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और एक्सेल में ये जो शीट हमको मिलती है इसको हम स्प्रेडशीट बोलते ही इसीलिए हैं क्योंकि ये शीट बहुत बड़ी होती है। जैसे आपका जी। अपना, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है वहां पर 200 एम्प्लॉइज काम करते हो, या हो सकता है कि कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पे 2000 एम्प्लॉइज काम करते हो, या उससे बड़ी भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहां पर 20,000 पर्सन काम करते हैं। तो यहाँ जी। पर जो हमारी शीट है, जो हमें टेबल बनी बनाई मिलती है, वो इतनी बड़ी शीट होती है कि आप 200 वर्कर्स हो, 2000 हो, 20,000 हो, या इवन 2 लाख ही क्यों ना हो, ये टेबल इतनी बड़ी है कि आपको काम करने के लिए यू इवन डोंट हैव टू इंसर्ट अ ब्लैंक रो और अ कॉलम। इतनी बड़ी शीट आपको पहले से ही बनी बनाई मिलती है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट, क्योंकि ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा एरिया आपको काम ओके। करने के लिए देती है। ये पूरी की पूरी शीट जिसे हम टेबल भी बोलते हैं, इट इज अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स।
It is completely divided into rows and columns, and we all know that this is a column, the portion I have selected, and this portion is known as a row. अब ये कॉलम जो है यहाँ पर देखिए कितने सारे हैं. द फर्स्ट कॉलम इन द शीट इज नोन एज ए. ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ए है लिखा हुआ जी. ये कॉलम का नाम है. हर कॉलम को एक नाम दिया गया है और फर्स्ट कॉलम का नेम है ए. और अगर आप आगे 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 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो जो लास्ट कॉलम है, अगर हम देखें यहाँ पर हमारी जो शीट है, इसका जो हमारा लास्ट कॉलम है वो हमारा जी बहुत आगे जाकर के हमको मिलेगा और उस कॉलम का नाम है हमारे XFD. जैसे ये A लिखा हुआ है, ऐसे ही लास्ट कॉलम में आपके लिखा होगा XFD. तो XFD का मतलब है बहुत आगे. ABCD EFG आपके Z तक गए, Z के बाद फिर शुरू हो गया आपका AB AC, और ऐसे करते करते जब आप और आगे जाएंगे तो जो हमारा लास्ट कॉलम होगा वो होगा XFD. और XFD अगर हम काउंट करने बैठ जाएं, जो लास्ट कॉलम है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा लास्ट कॉलम और देखिए इसका नाम क्या है, XFD. तो अगर ये कॉलम्स हम ऐसे काउंट करने बैठ जाएं तो ये कॉलम्स हमारे हैं 16,384. इतने कॉलम्स हैं ये, ए से लेकर के XFD तक अगर आप काउंट करें तो इतनी बड़ी टेबल है जो कि इतने सारे कॉलम्स में डिवाइडेड है. ओके. हाँ, और ये जो रो देख रहे हैं आप, ये रो भी, हर रो का अपना एक नंबर है, जैसे कॉलम्स का अपना एक नेम है. हर रो को एक नंबर दिया गया है शीट में, एंड द नंबर स्टार्ट्स विद 1. देख ही रहे होंगे आप, यहाँ 1 लिखा है, 2 लिखा है. और अगर इसको भी आप देखने बैठ जाएं तो ये जो लास्ट हमारी रो है, देखिए इसके नीचे अब रोज नहीं है, ये लास्ट रो है. और इस रो का नंबर देख रहे हैं आप, इस रो का नंबर है, अभी हम आपको दिखा देते हैं. इस रो का नंबर है 10,48,576. अब आप अज्यूम कर लीजिए कि 10 लाख लोगों का डेटा भी अगर आपको बनाना है ना, तो आपको कोई अलग से रो कॉलम इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है. ये तो एक शीट आपको ऐसी बनी बनाई मिल रही है, और जरूरत पड़ने पर आप और भी शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, और भी टेबल्स इंसर्ट करते हैं और अपना काम इजीली परफॉर्म करते हैं. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंटायर स्पेस द पैकेज इज गिविंग अस, इसीलिए इतनी बड़ी शीट को हम स्प्रेडशीट कहते हैं, एंड दैट इज व्हाई एक्सेल इज नोन एज स्प्रेडशीट पैकेज. इलेक्ट्रॉनिक शीट हम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर जो हमें एडवांटेज मिलता है वो ये है कि जैसे आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ कुछ वैल्यूज लिखी, ये देखिए कुछ वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख ली हैं. अब इन वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं. अभी कैसे ऐड कर रहे हैं वो इमटेरियल है, वो तो सब आपको बताया जाएगा. लेकिन इन वैल्यूज को मान लीजिए हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमको यहाँ पर सम मिल गया. एक सेकेंड, ये हमें यहाँ पर सम मिल गया है 31. कभी भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं या कोई भी काम करते हैं, उसके बाद उस इनपुट में वैल्यू अपडेट होने की जरूरत पड़ सकती है. जैसे काम करने के बाद हमने रियलाइज किया कि ये 8 गलत आ गया, यहाँ पर दोबारा ये वैल्यू 8 नहीं थी बल्कि 84 लिखना था. तो अगर एक्सेल के अलावा कहीं भी आप काम कर रहे होते और आप 8 की जगह 84 लिखते, तो आपको रिजल्ट को भी रिकैलकुलेट करना पड़ता, मतलब ये कैलकुलेशन का आउटपुट रिमूव करना पड़ता, डिलीट करना पड़ता और वापस से कैलकुलेशन करनी होती. लेकिन एक्सेल का एडवांटेज ये है कि देखिए वैल्यू हम चेंज करेंगे और टाइप करके जैसे ही एंटर करेंगे, ये देखिए 31 जो है इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो गया. 31 को कहीं आपको अपडेट नहीं करना पड़ा, देखिए अपने आप वो कन्वर्ट हो गया 107 में. अभी 6 की जगह अगर हम 67 लिख दे रहे हैं तो एंटर करते ही देखिए रिजल्ट हमारे जो हैं इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो रहे हैं. कहीं कोई अपडेशन हमें वैल्यूज में नहीं करना पड़ रहा रिजल्ट्स में, कि वापस से हम एडिशन परफॉर्म करें या कुछ करें. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है एक्सेल का कि एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद कभी भी वैल्यूज में कोई अपडेशन करें, रिजल्ट को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहलाता है इसका, और इसीलिए शीट्स भी इलेक्ट्रॉनिक शीट्स कहलाती हैं. तो इसीलिए एक्सेल को नाम दिया गया है स्प्रेडशीट पैकेज और इलेक्ट्रॉनिक शीट पैकेज. ठीक है, हैव आई मेड इट क्लियर? यस यस. ओके देन, चलिए. तो ये तो बात हो गई कि इतनी बड़ी होती है, इतना सारा काम करना है. लेकिन अब हम बेसिकली एक्सेल के फीचर्स के बारे में बात करेंगे. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वी कैन से द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्सेल इज ऑटो कंप्लीट. Auto complete is
one of the best feature of MS Excel. This is now what autocomplete is. Suppose you have to create some data, like अभी हम यहाँ पर आपको डेटा क्रिएट करके दिखा रहे हैं कि अगर आपको कोई डेटा क्रिएट करना है कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज यहाँ पर 4 पर्सन्स काम करते हैं, उनके नेम्स हम यहाँ लिख रहे हैं. वन इज अमन, मानसी, सिया. मैम वॉल्यूम चला गया. अमन, मानसी, सिया एंड यामिनी, ये 4 एम्प्लॉइज हैं हमारे. जी. और इनकी मंथली इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे फीड करेंगे. ये हमारी यहाँ पर जनवरी की इंफॉर्मेशन हम फीड कर रहे हैं. और यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को ये सेल करते हैं सपोज, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोडक्ट की हेडिंग डाल दी है प्रोडक्ट. किसी रेट में फीड करते हैं, रेट किस रेट पे उन्होंने सेल किया, क्या क्वांटिटी उन्होंने सेल की, और फाइनली हमने निकाला यहाँ पर प्राइस. ये कुछ डेटा हम यहाँ पर आपके लिए सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं. अब सपोज प्रोडक्ट का नाम है कोक, यहाँ पर है सपोज आपका फैंटा, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू, और यहाँ पर लिखा हुआ है मान लीजिए स्प्राइट. ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स का हमने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया और यहाँ कुछ रेट्स डाल दिए. उसके बाद हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी. और यहाँ पर हमने प्राइस कैलकुलेट करना है. तो अभी तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो हम आपको बाद में दोबारा से बताएंगे. अभी तो सिर्फ हम आपको डेटा प्रिपेयर करके दिखा रहे हैं. ये डेटा मान लीजिए बना हुआ था, ठीक है. अब आपसे कहा गया कि इसी तरीके का डेटा पूरे 12 मंथ्स की रिपोर्ट बनानी है इन लोगों की. तो उस 12 मंथ्स की रिपोर्ट में आपको जो ये नेम की लिस्ट है ये आपको 11 मोर टाइम्स चाहिए होगी. जैसे जनवरी की चाहिए ऐसे ही फेब, मार्च आगे चाहिए. तो और इसी में आपसे कह दिया गया कि मेंशन कर दीजिए. तो आपको नाम्स के जो नेम्स के सीक्वेंस है उसको चेंज नहीं करना. नेम्स तो जैसे लिखे हैं वैसे ही आपको आगे लिखने हैं. तो आप क्या करेंगे, ये नेम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे. नेम्स को सिलेक्ट किया, माउस से आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं. कॉपी करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको एक कमांड दी गई है, देख पा रहे हैं आप ये जी. ये होम टैब में यहाँ पे कमांड दी है कॉपी. आप इस पे क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे जहां पे डेटा पेस्ट करना है और यहीं पर पेस्ट कमांड आपको दी गई है. देखिए ये बिल्कुल इसके बगल में, इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से डेटा आप पेस्ट कर सकते हैं सेम टू सेम. एक बार फिर हम आपको करके दिखा रहे हैं यही चीज कि आपने क्या किया. यहाँ पर पहले आपने डेटा को सिलेक्ट किया जिसे कॉपी करना है. ये सबसे पहला स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है. फिर कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड पे क्लिक किया और पेस्ट करने के लिए यहाँ आए और पेस्ट कमांड पर क्लिक कर दिया. तो ये डेटा पेस्ट हो गया. और उसके बाद ये सिलेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे लाइन ब्लिंक कर रही है. इसको रिमूव करने के लिए एस्केप की होती है कीबोर्ड में, ESC लिखा होता है सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड पे. जी. उसको प्रेस कर देंगे तो ये आपका हाईलाइट जो हो रहा है डेटा वो रिमूव हो जाएगा, हाइलाइटेशन. तो ये डेटा तो आपने कॉपी करके पेस्ट किया. अब कंपनी की स्ट्रेटजी ये थी कि जो प्रोडक्ट एक एम्प्लॉय को जनवरी में दिया गया है वही प्रोडक्ट रिपीट नहीं करना है उसको. यानी अगर हमने अमन को जनवरी में कोक की सेल करने के लिए कहा था तो अब फरवरी में उसे कोक नहीं देना है, उसको कोई और मतलब प्रोडक्ट देना है, मगर कोक नहीं. फैंटा, ड्यू या स्प्राइट में से कोई और प्रोडक्ट उसे देना है. ये कंपनी की स्ट्रेटजी है जो कि यूजुअल है. एक ही प्रोडक्ट को एम्प्लॉय नहीं सेल करता रहता है, वो रैंडमली चेंज होते रहते हैं, स्विच होते रहते हैं. तो इसीलिए ये प्रोडक्ट्स की लिस्ट को हमें कॉपी नहीं करना था, क्योंकि कॉपी करते तो एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस आ जाता. अब इसको तो आपको टाइप ही करना पड़ेगा, और टाइप वो भी ऐसी चीज करना जो हम पहले टाइप कर चुके हैं. वो हमेशा हमारे लिए थोड़ा सा मोनोटनस टास्क होता है. हम बोर हो जाते हैं कि यार क्या अभी तो लिखा था ऊपर फिर से लिखना है. लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि
हमें लिखने के अलावा कोई और मतलब चीजें भी हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। अब सपोज हमें यहाँ पर लिखना है ड्यू, तो देखिए एक्सेल का फायदा क्या है कि अगर एक्सेल में किसी कॉलम में आप कोई डेटा फीड कर चुके हैं और उसी कॉलम में अगर आप दोबारा वो वर्ड लिखना चाहते हैं, जैसे कि ड्यू आई वांट टू रिपीट हियर इन दिस सेल, तो जैसे ही हम डी प्रेस करेंगे देखिए ये ऑटोमेटिकली ड्यू हो गया। तो आई नीड नॉट टू टाइप द एंटायर वर्ड, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखिए अब मुझे यहाँ फैंटा लिखना है, हमने सिर्फ एफ प्रेस किया और ये फैंटा हो गया, हमने सी प्रेस किया ये कोक हो गया, हमने एस प्रेस किया ये स्प्राइट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ सी कर देते हैं और यहाँ एस कर देते हैं। तो इस तरह से ये देखिए ऑटोमेटिकली कंप्लीट करता है उस वर्ड को जो वर्ड उसी कॉलम में पहले लिखा जा चुका है, अगर आप उसका फर्स्ट लेटर प्रेस करते हैं। देखिए फिर से एफ प्रेस कर रही हूँ, फैंटा हो गया, सी करा कोक हुआ, डी करा ड्यू हुआ। तो वर्ड्स को बार बार लिखने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा और एक मोड बहुत इंटरेस्टिंग बना रहता है। इनफैक्ट जब यूजर काम करता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे ये तो देखो अपने आप से हो जा रहा है। तो बहुत कम टाइम में हम ये चीज कर पाते हैं। यहाँ तो देखिए केवल 4 ही प्रोडक्ट्स थे, अगर यही लिस्ट होती 25 प्रोडक्ट्स की तो बहुत बार हमें स्क्रॉल करके डेटा को देखना पड़ता। लेकिन अब क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आपको फर्स्ट लेटर लिखना है और आपका डेटा यहाँ आ गया। अब इस सिचुएशन में भी 2 क्वेश्चंस आते हैं, शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा वो क्वेश्चन। पहला कि जरूरी तो नहीं है कि एक अल्फाबेट से एक ही वर्ड बनता हो, जैसे कि फैंटा है तो फैंटा भी हो सकता था और फ्रूटी भी हो सकता था। अब मान लीजिए हमने यहाँ फ्रूटी लिखना है तो हम तो एफ लिखेंगे तो वो फैंटा ही बन जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेटा को टाइप कर दीजिए उसी के आगे, जैसे एक नॉर्मल वर्ड टाइप करते हैं आप टाइप करिए। अब फैंटा अपनी जगह है और फ्रूटी अपनी जगह है। हाँ, जब आपको ये वर्ड रिपीट करना होगा तो देखिए अब हम एफ लिखेंगे तो ना फैंटा आएगा ना फ्रूटी आएगा। लेकिन अगर आपको फैंटा लिखना है तो एफ के बाद आपको ए लिखना पड़ेगा तो फैंटा आएगा, और एफ के बाद अगर आप आर टाइप करेंगे तो ये फ्रूटी ले लेगा। तो जहां से भी डिस्टिंग्विशिंग लेवल स्टार्ट हो जाता है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, वहीं से वो वर्ड को आपके लिए कंप्लीट कर देता है। तो ये इसका एडवांटेज होता है कि कोई भी वर्ड आपको पूरा नहीं लिखना है, बस उसकी शुरुआत का फर्स्ट या 2 लेटर्स लिखिए शुरुआत के और आपका काम जो है योर वर्क विल बी डन। तो ये इसका फीचर है ऑटो कंप्लीट, जो कि ये बाय डिफॉल्ट ही देता है, आपको अलग से कुछ करना नहीं है, ये अपने आप ही देता है। बस इसकी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जब आप डेटा फीड करते हैं तो आपको बीच में ब्लैंक रो नहीं रखनी है। जैसे कि अभी अगर आप डेटा देखें तो जनवरी और फरवरी हमने एक साथ ही लिखा। अगर आपके दिमाग में ये चीज आती कि मैम बड़ा खराब लग रहा है देखने में, कम से कम बीच में एक रो का ब्लैंक रो होती अगर तो ज्यादा अच्छा लगता। तो अगर यही डेटा हम यहाँ से उठा करके बीच में एक रो का गैप डाल दें तो शायद वो देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन ब्लैंक रो का जो ये गैप है ये इस फीचर को डीएक्टिवेट कर देता है। अब अगर हम देखिए यहाँ पे ड्यू लिखना चाहते हैं तो हम डी लिख के बैठे रहेंगे, अब कुछ नहीं होगा। तो ये ब्लैंक रो जो है हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो ब्लैंक रो तब तक नहीं डालनी है बीच में जब तक ऑटो कंप्लीट का फायदा उठाना है। हाँ, अगर आप चाहते थे कि बीच में ब्लैंक रो हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो बाद में इंसर्ट हो सकती है, हर मंथ के बाद में हम एक रो इंसर्ट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि काम जल्दी से जल्दी किया जाए। तो ये जो ऑटो कंप्लीट फीचर है इसके लिए हमको ये ध्यान रखना है कि बीच में रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लैंक रो हो गई तो फीचर काम नहीं करेगा। तो ये एडवांटेज आपको जो है ऑटो कंप्लीट से मिलता है। क्लियर हो गया आपको ये ऑप्शन? जी। चलिए दूसरे फीचर की बात करते हैं इसमें, वो है इसका सीरीज फिलिंग फीचर। और ये बहुत काम आता है सीरीज फिलिंग फीचर, क्योंकि हमारी बहुत बार ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको कि ये मतलब हमें हेल्प करता है काम करने में। सीरीज देखिए किस चीज की होती है, वैसे तो हम देख ही रहे हैं कि कॉलम के नाम भी एक सीरीज में ही लिखे हुए हैं, लाइक ABCDEFG, और रो के नंबर्स भी एक सीरीज में लिखे हुए हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप इस अपने कोई डेटा की शुरुआत यहीं से कर रहे होते, फर्स्ट रो से ही शुरू कर रहे होते, अगर आप यहाँ मान लीजिए आपने लिखा और सपोज यही डेटा हमारा, यही वाला हम ले लेते हैं डेटा, इसको यहाँ से उठा के हम वहां रख दे रहे हैं सिर्फ, ये देखिए। तो अगर आप इसको प्रिंट आउट निकालना चाहें आप अपने कंटेंट का, तो प्रिंट आउट निकालते समय
आप ये जो रो नंबर देख रहे हैं या कॉलम के नेम्स देख रहे हैं, ये प्रिंट नहीं करा सकते बाय डिफॉल्ट, ये प्रिंट नहीं होते हैं। ये 1 2 3 प्रिंट नहीं होगा, ABCD प्रिंट नहीं होगा। एक तो जी ये प्रॉब्लम है। हालांकि हम बाद में कह सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास कि प्रिंटिंग कराएं, तो हम अगर उसको बोलेंगे कि प्रिंट करो तो ही प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम प्रिंट कराएंगे भी ये रो नंबर, तो देखिए हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि रो नंबर 1 जो है वहां पर हेडिंग है और हमारा एम्प्लॉय का नेम शुरू हो रहा है यहाँ से। तो एक्चुअली जो रो नंबर हमें चाहिए था, वो सीरियल नंबर अगर हम लिखते तो ये 1 यहाँ होना चाहिए था, जी है ना। और 1 तो ये चीज कभी चेंज नहीं कर सकते, ये तो एक्सेल की डिफॉल्ट सेटिंग में है, इसको आप नहीं हटा सकते। ये 1 जहां लिखा है, ये 1 वहीं लिखा रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर ऐसे ही मान लीजिए आपको सीरियल नंबर लिखना होता, तो ये टाइप ही करना पड़ेगा ये भी आपको फिर। अब मान लीजिए आप एक स्कूल चला रहे होते और स्कूल में आपके पास 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते, आप CMS की किसी ब्रांच में डेटा मैनेज करा रहे होते और बच्चों के आपको लिखना था सीरियल नंबर, रोल नंबर, तो 10,000 तक के नंबर आपको लिखने ही पड़ते, 1 से लेके 10,000 तक के नंबर लिखने पड़ते। तो इस तरीके का सीरियल नंबर या ऐसा कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर जब हमें लिखना होता है, तो नॉर्मली ये काम करने में ये ना केवल बहुत टाइम टेकिंग है, इसमें एरर्स भी बहुत ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि हम बैठे हुए हैं बड़े मतलब एक बहुत ही नॉन इंटरेस्टिंग वे में कर रहे होंगे टाइप, क्योंकि ये कोई इंटरेस्टिंग टास्क तो है नहीं कि हम टाइप कर रहे हैं 1 देन 2 देन 3 एंड सो ऑन। तो इसमें गलतियां भी हो सकती हैं। लेकिन एक्सेल में क्या है कि जो काम बहुत ज्यादा मोनोटनस या हमारे लिए बोरिंग है, तो एक्सेल में हर वो चीज हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर उसे बस हमें करना आना चाहिए। तो इसमें एक्सेल में आपको सीरीज, तरह तरह की सीरीज को फिल करने का एडवांटेज मिलता है। कैसे हम यूज करते हैं, अब यहाँ पर हमको 1 लिखना है, वी हैव टू स्टार्ट विद 1 एंड देन वी हैव टू, सपोज हमें 100 तक ही लिखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहली सेल में 1 लिखेंगे और दूसरी सेल में लिखेंगे 2, बस। जी इनिशियल 2 वैल्यूज लिखने के बाद आप ये दोनों सेल सिलेक्ट करेंगे कि इस सेल पे देखिए हमने पॉइंटर रखा, ये माउस का पॉइंटर है, सिलेक्ट किया और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग कर दिया 2 पर। यही सिलेक्शन का तरीका है एक्सेल में। एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ बॉर्डर पे नहीं लाएंगे, पॉइंटर को इसी पोजीशन में रखेंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको ड्रैग कर देंगे। अब ये हमारी दोनों सेल सिलेक्ट हो गई हैं। जब कोई सेल सिलेक्ट होती है तो कॉर्नर में यहाँ देखिए ये ब्लैक सा बटन बना हुआ है जिसपे पॉइंटर ले जा रहे हैं, तो प्लस बन जा जी रहा है ना। इस जी बटन को हम कहते हैं फिल हैंडल। ये जो बटन है हमारा, ये कहलाता है फिल हैंडल। तो फिल जी हैंडल पे पॉइंटर लाएंगे ऐसे, और अब बहुत धीरे से माउस के बटन को प्रेस करके रखेंगे, लेफ्ट वाले बटन को, और धीरे धीरे आप ड्रैग करेंगे। आप देख रहे हैं नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, और देखिए जितना हम माउस को नीचे ले जा रहे हैं, हमें कितना चाहिए 100, अगर हम ड्रैग करें तो देखिए जी कितने नंबर हमारे टाइप हो गए हैं, 131 हम 131 तक आ गए, लेकिन हमें तो 100 ही चाहिए था। तो कोई प्रॉब्लम जी नहीं है, एक बार फिर से पॉइंटर को हम इसी पे रखेंगे, फिल हैंडल पे, और रिवर्स डायरेक्शन में ले जाएंगे धीरे धीरे, बहुत तेजी से नहीं, धीरे धीरे, और जब तक हमें जितना चाहिए, जैसे 100 तक चाहिए, यहाँ लाके छोड़ देंगे। तो देखिए इतनी देर में अगर आप 1 से लेके 100 तक टाइप भी कर रहे होते, तो शायद आपने 25 या 30 नंबर्स टाइप कर पाए होते, बहुत अच्छी स्पीड भी होगी तो। जी लेकिन आपने देखा उतनी देर में आपने 100 वैल्यूज टाइप कर ली, और सबसे बड़ी बात, कहीं कोई वैल्यू मिस नहीं हुई, कहीं कोई गलती नहीं हुई। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और बस इसमें क्या है कि ये ध्यान रखना है, स्पीड स्पीड जो है उतनी ही तेज होती जाती है जितना तेज आप माउस को ड्रैग करते हैं। जैसे देखिए अब हमें यही चीज हम 10,000 तक लेके जा रहे हैं, और हम माउस को पॉइंटर रख के ऐसे यहाँ पे रखेंगे फिल हैंडल पे, और कंटिन्यूअसली ड्रैग करेंगे, भले ही हमें लग रहा है कि पॉइंटर तो बिल्कुल नीचे पहुंच गया, फिर भी हम माउस को ड्रैग कर रहे हैं। और आप स्पीड को नोटिस कीजिए, देखिए कितनी तेजी से चल रहा है। हम 2000 क्रॉस कर चुके हैं, 3000 क्रॉस हो गए, 4 क्रॉस, 5 6 7 8 9, एंड देखिए अभी हम पहुंच गए हैं 10,190 पे। इतनी वैल्यूज तो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है, कोई कर ही नहीं सकता था इतनी जल्दी। जितनी देर में कोई 100 वैल्यूज टाइप नहीं कर सकता था, उतनी देर में हमने 10,000 से भी ज्यादा वैल्यूज टाइप कर ली। तो ये सब ये एडवांटेज है सीरीज को फिल करने का। ये तो भी खैर सबसे पहला एडवांटेज है, बस स्पीड को मेंटेन करके रखना है, थोड़ा हमें अपने हाथ को कंट्रोल करके रखना है। और ये देखिए पूरी 1 से लेकर के 10,000 तक की वैल्यूज हमारी टाइप हो गई। तो कहीं भी कोई लिस्ट बनानी है और आपको सीरियल नंबर देना है,
तो कोई इशू ही नहीं है, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, 1 लाख हो, बस आपको क्या करना है, शुरू की 2 वैल्यूज लिखनी है। शुरू की 2 वैल्यूज इसलिए लिखी जाती हैं ताकि एक्सेल को ये पता रहे कि आपको डिफरेंस कितना रखना है बिटवीन 2 सेल्स। कंसेक्यूशन में नंबर चाहिए तो 1 और 2 लिख दिया। अभी मान लीजिए हमें रोमन नंबर ऑड नंबर की सीरीज बनानी होती, जैसे 1 से लेकर के 100 तक 1 3 5 7 लिखना होता, तो देखिए बस जी शुरू की 2 वैल्यूज हम 1 और 3 लिख देंगे। बस ये हमें इसे बताना है कि हमको क्या गैप रखना है बीच में। तो 1 और 3 हमने लिखा, और देखिए यहाँ पर अब ड्रैग करेंगे, पहुंच गए हम 100 तक। ये देखिए 1 3 5 7 9 11 13 आप देख रहे हैं। तो इस तरह से जो है कैसी भी सीरीज हो नंबर की, बस आपको गैप बताना है, और बस वो गैप आपको ये 2 सेल्स में बता देना है। अभी अगर हम आपसे ही पूछें कि क्या आपको 89 का टेबल याद है, नहीं, ऑब्वियसली नहीं याद होगा, हमें भी नहीं याद है। लेकिन अगर आप एक्सेल में 89 का टेबल लिखने जाएं तो वो बिल्कुल ऐसे ही आसान है जैसे नॉर्मली आप 2 का टेबल लिखते हैं। बस आपको शुरू की 2 वैल्यू लिखनी है, 89 1 89 एंड 89 2 178। उतना तो थोड़ा सा अपना हम ब्रेन यूज करके लिख देंगे, और बस जी दोनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से देखिए, और ड्रैग कर देंगे 890 तक, एंड यू आर डन। और डराइए आप कैथरीन को, इतना भी टेबल नहीं याद है, देखो मैं सारे टेबल मुझको याद है। तो इस तरह से, बिल्कुल। हाँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर, मतलब कोई भी सीरीज आपको अगर नंबर की चाहिए, तो अगर गैप से भी चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीरीज आप यहाँ पर बहुत इजीली जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो ये रोमन अगर मैम रिवर्स में अगर मतलब करना हो, मान लीजिए कि स्टार्टिंग विथ 1000 और उसमें से मान लीजिए कुछ एक इवन या ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट भी करने हैं, हाँ, जैसे आपको तो कैन वी 1000 के डू बाद, इट? हाँ, अब आपको 1000 के बाद में लिखना है 999। साइज थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये देखिए 1000 लिखा था हमने, जी सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा था 1000। 1000 से पहले आपको 999 ही लिखना होगा ऑब्वियसली। जी 1 सेकेंड, 9, और बस ये 1000 और 999 को सिलेक्ट करेंगे, और अब आप ड्रैग करिए और जहां तक चाहिए, तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में चल रही है। बस आपको ये बताना है कि शुरुआत किससे होनी है और कितना कितना गैप। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो जो कि एक नेचुरल ऑर्डर है, और डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर है आपको ये पॉइंट? जी जी चलिए, तो ये तो सिंपल नंबर की सीरीज हो गई, लेकिन नंबर की सीरीज से ज्यादा खतरनाक, बोरिंग और डिफिकल्ट होती हैं सीरीज ऑफ डेट्स। जैसे अब अगर आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, मान लीजिए जैसे आप ही ने कहा कि अब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, और आपने कहा जी कि 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर की 30 मार्च तक हमें डेट लिखनी है। वो डेट हमें किसी भी वजह से लिखनी हो सकती है। तो अब पूरे 1 साल की डेट लिखना, और वो भी एक्सेल में डेट लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेट को टाइप करना ही अपने आप में आपको 8-9 कैरेक्टर्स टाइप करने पड़ते हैं। जैसे अब हमें लिखना है 1 अप्रैल 2020, तो हम उसको लिखेंगे 01/04/2020। इतना तो हमने एक डेट लिखने में लगा दिया। और अब आपको नेक्स्ट ईयर की मार्च की लास्ट डेट तक चाहिए, तो जी कोई डेट की सीरीज के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको दूसरी वैल्यू लिखनी ही नहीं। 1 अप्रैल 2020 लिखा, और मतलब जिस डेट से आपको स्टार्ट करना है, और बस आप एक ही डेट लिख करके पॉइंटर को फिल हैंडल पे लाइए और ड्रैग कर दीजिए, और डेट से थोड़ा ध्यान रखिए कि कहाँ तक आप पहुंच गए हैं। अभी हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब हम 21 पे पहुंच गए हैं, मार्च चल रहा है हमारा 21, और ये देखिए हमें नीचे दिखाई दे रहा है कि 31 मार्च पे हम पहुंच गए, और हम माउस के जी बटन को अब छोड़ देंगे, और देखिए ये 1 साल की पूरी डेट आ गई, 12 महीने की डेट है ये पूरी, जिसमें ये एक्सेल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ध्यान रखना कौन सा मंथ 30 डेज का है, कौन सा मंथ 31 डेज का है। लीप ईयर है तो फेब्रुवरी अपने आप 29 डेज का होगा, लीप नहीं है तो 28 डेज का होगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेल की है। आपको सिंपली क्या करना पड़ा, यू हैव टू टाइप ओनली द डेट यू हैव टू स्टार्ट विद, बस, और ड्रैग कर दिया उठा करके,
और काम आपने खत्म कर दिया। अब जैसे हम लोग पढ़ाते हैं अपने यहाँ, तो हमारा एक बैच शुरू होता है 1 जनवरी को और 1 ईयर के बैच में वो खत्म होता है 31 दिसंबर को। तो हमने डाल दी जिस डेट में बैच स्टार्ट हुआ 01/01/2020 और हमें 31 दिसंबर तक चाहिए था, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और बस धीरे से ड्रैग करके रखेंगे, ध्यान रखते रहेंगे। जैसे ही दिसंबर पे पहुंचे हम तो ये फरवरी तक पहुंच गए, 11 दिसंबर 18 19 20, और बस धीरे धीरे इस तरह से ड्रैग करके और अपना काम यहीं पर खत्म कर देंगे। तो 1 साल की डेट, जितनी देर में हम 1 वीक की डेट नहीं लिख सकते थे, उतनी देर में हमने पूरी 1 ईयर की डेट लिखी, बिना किसी फॉल्ट के, बिना किसी तरीके की गलती के। तो इस तरह से डेट्स की सीरीज लिखने में और भी आसानी है कि सिर्फ आपको स्टार्टिंग वैल्यू लिखनी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है। क्लियर है जी। अब मान लीजिए आपको डेट में गैप रखना था। जैसे आपने कहा कि अगर हमारे मीटिंग जो होती है, कोई आपकी अगर मान लीजिए कोई मीटिंग है ऑफिशियल, तो उसकी एक स्पेसिफिक डेट होती है। जैसे हर मंथ की 1st को आपके यहाँ मीटिंग होती है, तो आपने कहा कि मैम हम एक ऐसा बनाना चाहते थे डेटा जिसमें कि हर महीने की 1st डेट यहाँ है, जैसे 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। तो यही डेट हमने ले रखी है, इसी में हम कर सकते थे। जैसे हमें चाहिए कि यहाँ पर ये इतना ही सिलेक्ट किया हमने, 12 महीने ही होते हैं एक साल में। हमने कहा यहाँ पर ये एक एक दिन का गैप ना दिखाए, बल्कि एक एक महीने का गैप दिखाए। अगर पहली सेल में 1 जनवरी लिखा है तो अगली सेल में 1 फरवरी लिखा हो। तो अपनी डेट्स को सिलेक्ट करा और ये गैप जनरेट करने के लिए आपको आना होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, फिल। फिल के इस बटन पर आपको आना होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर सीरीज का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा। इस सीरीज के ऑप्शन पर भी आपको क्लिक करना होगा और यहाँ देखिए आपको एक वैल्यू फीड करनी होगी, स्टेप वैल्यू। यहाँ ये पूछता है कि आप स्टेप वैल्यू कितनी रखना चाहते हैं। स्टेप वैल्यू का मतलब है कितना गैप रखना है आपको। तो हमें कितना गैप रखना है, हमें एक एक महीने का गैप रखना है। तो 1 तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, हमें चेंज नहीं करना, लेकिन यूनिट चेंज करनी है। डेट की यूनिट में गैप कितना रखना है, अभी तक गैप है 1 डे का। नाउ आई वांट टू कीप द गैप ऑफ 1 मंथ। तो मंथ के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कह देंगे ओके। अब देखिए 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और उसके बाद भी क्योंकि 2 सेल सिलेक्टेड थी तो देखिए 1 जनवरी 2021 आ गया और 1 फरवरी 2021 आ गया। तो इस तरह से 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, जैसा भी गैप आप रखना चाहते थे वो आप गैप यहाँ पर रख सकते थे। तो डेट्स का भी ये नहीं कि कंसेक्यूटिव ही होंगी, आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। वैसे तो आप कंसेक्यूटिव रखते हैं, लेकिन अगर आपको मंथ का या वीक का गैप चाहिए तो वो भी आप रख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे कभी आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं। हाँ ठीक है। अब एक चीज और है यहाँ पर, जैसे ये पूरी 1 ईयर की हमने डेट्स रखी हुई थी, हम इसी को सिलेक्ट कर रहे हैं वापस से। तो ये पूरा 1 ईयर का जो हमारा डेट्स का डेटा था, इसमें मान लीजिए हम ये चाहते थे कि केवल हमारे वीक डेज आए, ऑफ डेज ना आए, जैसे सैटरडे संडे हमें नहीं चाहिए। तो सैटरडे हाँ, सैटरडे संडे रिमूव करने पूरे 1 ईयर की डेट्स में से। तो ये डेटा तो सिलेक्ट कर लिया हमने, और एक बार फिर ये काम करने के लिए फिल में आएंगे, फिर यहाँ से सीरीज पे आएंगे और इस बार देखिए यहाँ पे कहना होगा वीकडे और कह देंगे ओके। तो वीकडे कहने पर देखिए अब आप 1 फरवरी, अब मैं अप्रैल में देखती हूँ, अप्रैल में हमारा सैटरडे संडे पड़ा है 4th और 5th को। तो देखिए 3rd अप्रैल के बाद 4th 5th गायब है, 6th है सीधे, है ना। तो जो भी सैटरडे संडे होगा, 11th 12th हमारा सैटरडे संडे था, तो 10th के बाद 13 आया है सीधे, 11th 12th गैप है। तो इस तरह से जैसे जहां पर भी वीकेंड्स होते हैं, वीकेंड्स ऑफ डेज होते हैं, जो कि यूजुअली अब सभी जगह होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो अगर कैलेंडर मतलब इस तरीके से हमें डेट्स लिखनी है जिसमें कि वीकेंड्स नहीं चाहिए, हम स्किप करना चाहते हैं सैटरडे और संडे को, तो देखिए वो यहाँ पर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई बॉदरेशन ही नहीं है। बस सिर्फ आपको उसको बता देना है कि वीकडे लिखना, और बस वो वीकडे ही लिख करके आपको देगा, बाकी रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली सारे सैटरडेज और संडेज आपकी इस डेट की लिस्ट में से। क्लियर? ओके। अब
थोड़ा सा और इस स्क्रीन के बारे में पहले बात करते हैं, क्योंकि और चीजें बताने से पहले ये स्क्रीन के बारे में पता होना चाहिए हमको। देखिए, ये जो पूरी की पूरी हमारी एक्सेल की स्क्रीन है, ये तो पूरी विंडो को हम बोलते हैं एप्लीकेशन विंडो। यहाँ से लेके पूरी यहाँ बॉटम तक ये एप्लीकेशन विंडो होती है। लेकिन एप्लीकेशन विंडो के कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें हम काम करते हैं। जैसे ये पोर्शन है जहां हम काम कर रहे हैं, हम इस पोर्शन में काम नहीं कर सकते। तो वो पोर्शन एप्लीकेशन विंडो का जिसमें यूजर अपना टास्क परफॉर्म करता है, दैट पोर्शन इज नोन एज डॉक्यूमेंट विंडो। दिस एंटायर white color area, this sheet area is known as work area or document window. The topmost bar of any application window, देख रहे हैं डार्क ब्लू कलर की जो बार है, this is known as जी टाइटल बार। इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। और टाइटल बार इसको इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट होल्ड्स टाइटल ऑफ टू थिंग्स। वन, द टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन यूजर इज वर्किंग विद, लाइक वी कैन इजीली जज हियर दैट वी आर वर्किंग विद MS एक्सेल। बस ये देख के टाइटल पता चल गया कि एक्सेल में काम हो रहा है। एंड द अदर टाइटल इज ऑफ फाइल नेम। फाइल का टाइटल होता है यहाँ पर जिसमें यूजर काम कर रहा है। वैसे हर एप्लीकेशन अपनी तरफ से एक नाम फाइल को देता है जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट नेम। तो आप देख रहे हैं ये बुक 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्चुअली एक्सेल में जो ये फाइल्स होती हैं ये वर्कबुक कहलाती हैं। तो अपनी तरफ से एक्सेल ने इसको नाम दे दिया बुक 1, लेकिन आप इसका नाम बदल करके कुछ भी रख सकते हैं। वो नाम आप जब फाइल को सेव करेंगे तो वो पूछेगा आपसे कि आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तब आप नाम चेंज कर देंगे। जैसे अभी हम ये फाइल सेव करना चाहते हैं, तो सेव करने के लिए देखिए यहाँ पर सेव कमांड है, यहाँ पर सबसे ऊपर। तो इस कमांड पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसके लिए एक शॉर्टकट होता है Ctrl+S। तो वो Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए तो क्लिक करते ही ये हमें बताएगा कि हमारी फाइल कहाँ सेव हो रही है। वो बता रहा है कि हम इसको कहाँ सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में। अब अगर आप भी डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लीजिए हम चाहते थे कि हमारी फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो, तो हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमने कह दिया डेस्कटॉप पे सेव करो, तो ये देखिए डेस्कटॉप आ गया। अब हमें यहाँ पे फाइल का नाम देना है, जहाँ लिखा हुआ है फाइल नेम, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो नाम पहले से लिखा हुआ है इसे रिमूव कर दीजिए, और यहाँ पर अब मान लीजिए हम अपनी फाइल को कोई भी नाम देना चाहते हैं। तो सपोज मैंने कहा मैं इस फाइल को नाम देना चाहती हूँ नाइटेक, तो मैंने इस फाइल का नाम नाइटेक लिख दिया। और साथ ही साथ वो यहाँ देखिए इसके नीचे बता रहा है कि आपकी जो फाइल है वो एक एक्सेल की वर्कबुक की तरह सेव होगी। तो एक्सेल की जो फाइल होती है वो वर्कबुक कहलाती है। तो वो बिल्कुल सही बता रहे हैं आपको। बस अब आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब देखिए बुक 1 जो लिखा था वो हट गया और उसकी जगह में फाइल का नाम आ गया नाइटेक। तो ये हाँ, तो इस तरह से ये फाइल का टाइटल यहाँ दिखाता है और आपको एप्लीकेशन का टाइटल दिखाता है। यहाँ पर किनारे ये बटन बने हुए हैं, आप क्लोज कर सकते हैं अपनी विंडो को, जो ये एप्लीकेशन खुली हुई है। आप इसे रीस्टोर कर सकते हैं, मतलब ये छोटी हो जाएगी। मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बड़ी हो जाएगी, स्क्रीन पर लग जाएगी। और मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने पर क्या होता है, ये कंप्रेस हो जाती है देखिए, और कंप्रेस होकर के यहाँ टास्क बार पे लग गई है। देख रहे हैं आप, ये एक आइकन बन गया ये एक्सेल का छोटा सा पॉइंटर हम यहाँ रख रहे हैं, तो वो दिखा रहा है कि ये नाइटेक फाइल है। देख पा रहे हैं इसको आप? हाँ, तो बस तो ये मिनिमाइज हो गई। जैसे मान लीजिए आप एक्सेल में काम कर रहे थे और अचानक से आपको वर्ड में काम करना हुआ या आपको किसी दूसरी एप्लीकेशन में काम करना हुआ, तो आपने उसे क्लोज भी नहीं किया, मगर आपने उसे अपनी स्क्रीन के सामने से हटा दिया। स्क्रीन को बहुत मेसी बना के नहीं रखते हैं कि ये भी खुला हुआ है वो भी खुला हुआ है। काम हम जिसमें कर रहे हैं वो विंडो खोल के रखते हैं, और जिसमें काम फिलहाल नहीं करना है पर क्लोज नहीं करना, उसे मिनिमाइज कर देते हैं। तो ऐसे हमने एक्सेल को मिनिमाइज किया। अब इसको जब भी हमें मैक्सिमाइज करना होगा इसी पे क्लिक कर देंगे, इसी आइकन पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करते ही देखिए स्क्रीन पर हमारे सामने बिल्कुल वैसे ही खुल जाएगा जैसे खुला हुआ था। तो ये कंट्रोल बटन्स होते हैं, इनसे आप अपनी विंडो को कंट्रोल करते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक छोटी सी बार दिख रही है जिसमें आपको 3-4 कमांड्स दिख रही हैं। ये जो छोटी सी बार है हमारी, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। दिस बार इज नोन एज क्विक एक्सेस टूल बार। वैसे आपके तो बहुत ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो हमें सामने नहीं दिखती। सामने मतलब यहाँ नहीं दिख रही हैं।
तो उन कमांड्स पे जाने के लिए, हालांकि वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स नहीं होती हैं, वो बहुत रेयरली यूज होती हैं, लेकिन फिर भी उन कमांड्स पे जाने के लिए हमें ऑप्शंस को विजिट करना पड़ता है बार बार। जैसे आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए मुझे बार बार प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है अपनी शीट का, तो अब मुझे ये पता होना चाहिए कि प्रिंट प्रीव्यू कमांड कहाँ है। तो हमें पता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर प्रिंट कमांड पे जाएंगे, फिर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। तो यानी एक कमांड को यूज करने के लिए एक क्लिक यहाँ रिक्वायर्ड है, एक यहाँ पर, और फिर यहाँ आकर के क्लिक करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस कमांड को यूज करेंगे। तो बार बार इस कमांड को अगर हमें यूज करना है तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करना होगा। हम चाहते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू की ये कमांड हमें स्क्रीन पे ही दिखे, तो ऐसा अगर हम चाहते हैं तो वो कमांड जो स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं है उसको हम इस क्विक एक्सेस टूल बार में ला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी कमांड्स को ऐड करने के लिए, सो दैट आई कैन क्विकली एक्सेस द कमांड्स, सो वी कैन से दैट क्विक एक्सेस टूल बार कमांड हेल्प्स अस टू क्विकली एक्सेस दोज कमांड्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ। तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आप इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है कस्टमाइज, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए कुछ कमांड्स यहीं दिख रही हैं, और देखिए यहाँ पर हमें प्रिंट प्रीव्यू कमांड भी दिख रही है। यहाँ टिक लगा हुआ है, मतलब ये कमांड क्विक एक्सेस टूल बार में ऑलरेडी इनेबल्ड है, ये कमांड भी इनेबल्ड है, ये कमांड भी इनेबल्ड है। अब प्रिंट प्रीव्यू चाहिए, इस पर क्लिक कर दिया और देखिए प्रिंट प्रीव्यू कमांड यहीं आ गई। तो अब कहीं यहाँ बार बार जाने की जरूरत नहीं, बस यहीं से क्लिक करेंगे और काम हो गया। तो ऐसे जो कमांड आपको चाहिए वो कमांड आपको कुछ तो यहीं पे मिल रही है, और इसके अलावा कोई कमांड चाहिए तो फिर मोर कमांड्स का ऑप्शन भी है। वो अगर आपको जरूरत पड़ेगी किसी ऐसे कमांड की तो हम आपको एग्जाम्पल देके बताएंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर कमांड्स आपको यहीं पे मिलती हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट में है। ठीक है, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है। फिर यहाँ पर आपका ये ऑफिस लोगो दिखता है, इसको हम बोलते हैं ऑफिस लोगो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये लोगो है, ऑफिस बटन या ऑफिस लोगो आप बोलते हैं। आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत से कमांड्स दिखते हैं। ये सारे कमांड्स आपको फाइल से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए मिल रहे हैं। बाय स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, बाय क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, नई फाइल क्रिएट करनी है। इफ यू वांट टू ओपन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल, you want to save your file, you want to create a duplicate copy of your file, you want to print your file, you want to encrypt, you want to authenticate your file, आप अपनी फाइल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके पूरी तरह ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। you want to email your file, you want to publish तो खैर आपको नहीं करना होगा, उसके लिए और बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। या even you want to close your file, तो इतनी सारी कमांड्स, मतलब फाइल से ही डायरेक्टली जो रिलेटेड टास्क हैं वो परफॉर्म करने के लिए सारी कमांड्स आपको ऑफिस बटन के अंदर मिलती हैं। और फिर यहाँ से शुरू होता है एक और बार जिसमें कुछ कमांड्स दिख रही हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसमें भी ये सब कमांड्स दिख रही हैं हमको। और अगर आप ध्यान दें तो जिस कमांड पर हम क्लिक करते हैं उस कमांड की सब जितने भी ऑप्शंस हैं वो एक यहाँ पर बार में दिखाई देने लगते हैं। ये देखिए, इस पर क्लिक किया तो इसकी कमांड्स खुल गई, इस पर क्लिक किया तो इसकी कमांड्स खुल गई, यहाँ क्लिक किया तो इसकी कमांड्स खुल गई। तो ये जो हमारे ऑप्शंस होते हैं ये कहलाते हैं टैब्स। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, ये सब हमारे टैब्स होते हैं। और हर टैब की जो कमांड्स हैं ये यहाँ इस बहुत ही वाइड सी चौड़ी सी बार में दिख रही हैं। दिस बार इज नोन एज रिबन। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू which one? This entire bar, ये पूरी की पूरी चौड़ी सी बार, this one. Okay. This is called ribbon. Ribbon. Every tab has its own ribbon. As soon as we click on the tab, we get its ribbon open. देखें, हर एक का अपना एक ribbon है. And every ribbon has number of commands which are further divided into number of sections. देखिए, एक सेक्शन ये बना हुआ है, एक सेक्शन ये बना हुआ है, और सेक्शंस को अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं। जैसे ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, यहाँ लिखा है फॉन्ट। तो ये जो सेक्शंस हैं दीज आर नोन एज ग्रुप्स, ये हमारे कहलाते हैं ग्रुप। तो ये तीन चीजों में डिफाइंड है हमारा टैब। हर टैब की अपनी एक रिबन है और रिबन में ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है। ऐसे ही हर टैब में देखिए बहुत सारे नंबर ऑफ ग्रुप्स हर जगह आपको मिलेंगे। बस ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। देखिए,
वैसे तो आप ये भी कह सकते हैं यहाँ क्लिक करेंगे, वहां क्लिक करेंगे, इधर जाइए, थोड़ा राइट में जाइए, लेकिन हम एक प्रोफेशनल यूजर उसे मानते हैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे बहुत ही सही तरीके से पता हो, क्योंकि जब आप बेसिक टर्म्स किसी के सामने भी बोलेंगे तो उस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपको बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज है। तो आज से आप भी जब डे 1 से ही कोशिश करिए कि अब आप ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ हमें कहना है होम टैब, हमें कहना है क्लिपबोर्ड ऑप्शन, क्लिपबोर्ड ग्रुप का कॉपी ऑप्शन, या फॉन्ट ग्रुप का ये ऑप्शन, या अलाइनमेंट ग्रुप का रैप टेक्स्ट ऑप्शन। तो जैसे ये वर्ड्स आप बोलेंगे तो ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे आपके, और फिर आपकी जो मतलब नेचुरल अपना जब बोलते रहेंगे तब भी आप यही वर्ड्स बोलेंगे, तो वो एक आपका मतलब प्रोफेशनल यूजर आपको शो करेगा कि हाँ आप बहुत अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं पैकेज की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैब, ये था पूरा रिबन, और ये हो गए रिबन के ग्रुप्स। अब इन ग्रुप्स के बाद में, इस रिबन के बाद ये एक और बार दिख रही है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए ये एक छोटा सा बना हुआ एरिया, पतला सा, और एक ये बहुत ही इतना चौड़ा सा एरिया है। ये जो पतला वाला एरिया है, जो नैरो, हमारी नैरो वाला सेक्शन है, इसको हम कहते हैं, नैरो वाला जो सेक्शन है हमारा, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। ये कहलाता है नेम बॉक्स। देखिए पॉइंटर हम यहाँ रखेंगे और आपको यहाँ पे देखिए लिख के दिखाई दे गया नेम बॉक्स जी। तो ये वाला हिस्सा कहलाता है नेम बॉक्स, और ये जो वाइडर एरिया है हमारा, ये कहलाता है, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। ये पूरा देखिए यहाँ पॉइंटर रखेंगे, ये लिख के आ गया फॉर्मूला बार। ये दोनों के दोनों सेक्शंस अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेल में बहुत हेल्प करते हैं हमारी। नेम बॉक्स, एज द नेम सजेस्ट्स, कि नेम बॉक्स इज द प्लेस फ्रॉम वेयर नेम ऑफ अ सेल, या हम कह सकते हैं एड्रेस ऑफ अ सेल इज डिस्प्लेड। क्योंकि एक्सेल में देखिए ये पूरा कॉलम है, ये पूरी रो है, लेकिन इंटरसेक्शन जो होता है, ये एक जो छोटा सा हिस्सा है, ये कहलाता है सेल। ये इतना हिस्सा कहलाता है सेल, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्कशीट। ये पूरी की पूरी शीट का सबसे छोटा यूनिट होता है सेल। एक बार में हम एक सेल में ही काम कर रहे होते हैं, और हम किस सेल में हैं यदि हम ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस सेल का नाम या एड्रेस पता होना चाहिए। और एक्सेल में किसी भी सेल का नाम 2 चीजों को मिला के बनता है, कॉलम का नाम और रो का नंबर। ये 2 चीजें जो हैं, इससे किसी भी सेल का नाम बनता है। जैसे अभी हमारी करंट सेल ये है, तो इसका नाम क्या है, देखिए कॉलम का नाम क्या है डी, और रो का नंबर क्या है 2, तो सेल का एड्रेस क्या हो गया D2। अभी अगर हम यहां क्लिक कर रहे हैं, इस सेल का एड्रेस क्या हो गया K3। यस, अभी इसका एड्रेस क्या हुआ M9। N9। N फॉर नागपुर। यस यस करेक्ट। अब आप क्या कर रहे हैं, एक बार कॉलम का नाम देख रहे हैं ऊपर, और फिर इधर रो नंबर देख रहे हैं, और तब आप बता रहे हैं कि ये सेल का एड्रेस है। लेकिन अब आप नेम बॉक्स पे देखिएगा, अब बताइए एड्रेस। ये है N5। आप यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर, ओके। हाँ अब बताइए, Q4। अब बताइए, J4। अब बताइए, E11। सी हाउ सिंपल इज इट। तो हमें खुद से नहीं सोचना है, बस हमें नेम बॉक्स पे देखना है कि हम किस सेल पे हैं। तो सिंपली हैव अ लुक ऑन नेम बॉक्स एंड यू विल गेट टू नो कि यू आर इन विच सेल। तो इस तरह से पहला एडवांटेज तो यही है नेम बॉक्स का, कि इट हेल्प्स यू टू डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल, पहला फायदा। और दूसरा फायदा ये है कि किसी सेल का एड्रेस अगर आपको मालूम है और अगर आपको वहां जाना है, तो वहां जाने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा अगर आप इसकी हेल्प लेंगे। नहीं तो कभी कभी उस सेल में जाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई डेटा बनाया था और हमें मालूम है कि वो सेल हमारा जो डेटा है, इसी शीट में सपोज हमने कोई डेटा बनाया है और वो डेटा हमारा A100 पे शुरू है, A100 यानी A कॉलम के 100 सेल पे है, तो उस पे जाने में मुझे कम से कम कुछ तो टाइम लगेगा। देखिए इतना जी। टाइम लगा तब हम A100 में आ पाए।
और अगर कहीं ये A1000 पे होता तो और भी टाइम लगता, क्योंकि स्क्रॉलिंग के अलावा तो कोई और रास्ता नहीं है, तो बहुत टाइम लग जी जाता। लेकिन अगर आपको नेम बॉक्स का यूज आता है तो कुछ नहीं है, आपको A100 पे जाना हो या A1000 पे या A10000 पे। अब सपोज हमें जाना है A10000 पे, तो कुछ नहीं करना है, नेम बॉक्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से बिल्कुल सिंपल जो एड्रेस देना चाहते हैं A10000 लिखा, और लिख के जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, देखिए आप उस जगह पहुंच गए। तो ये तो मतलब आपको बस एक मिराकुलस काम है, आप जितनी देर में सोचते उतनी देर में आप पहुंच गए। 10,000 तक पहुंचना, समझ रहे हैं कितना स्क्रॉल करना पड़ा होगा, लेकिन जी आप जी। इतनी आसानी से पहुंच गए। अभी वापस A1 पे जाना है, A1 डन हो गया। अभी जाना है, मान लीजिए मुझे XY101, तो हमने क्या दिया, नहीं हाँ चलिए XY101, बस एड्रेस लिखा और देखिए यहाँ हम पहुंच गए। बस एंटर करते, ये देखिए हम पहुंच गए यहाँ। तो इस तरह से किसी भी सेल का एड्रेस अगर हमें मालूम है तो वहां तक पहुंचने में हमें 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता, बस नाम आपको टाइप करना है नेम बॉक्स में और आप वहां पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ये फायदा मिलता है हमको नेम बॉक्स का। तो आज के लिए तो खैर इतना ही रखते हैं, हमारा सेशन भी एक्सटेंड हो रहा है, बार बार मैसेज फ्लैश हो रहा है कि सेशन एक्सटेंड हो रहा है। एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अभी तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताई हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि आगे के जो वीडियोस होंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगी, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन पे ही रहेगा, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीजें मैं बता रही हूँ, हाँ, आप पूरी तरह कंसंट्रेट कीजिए स्क्रीन पे। जो क्लास हम लेंगे उसका वीडियो भी आपको सेंड कर देंगे, तो वो आप रिपीटेडली देख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और कुछ आपको मिस होने का डाउट नहीं रहेगा कि कुछ छूट गया तो कैसे रिवाइव होगा या कैसे रिकॉल करेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कल इसी मैम ये जो आपने मेरे को अभी जो ये बताए हैं कि ये इसको रिबन बोलते हैं, इसको टैब्स बोलते हैं, तो इसका कोई थियोरेटिकली वो भी अवेलेबल है मटेरियल मैम? नहीं, थ्योरेटिकली कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है, और ना ही थ्योरी के मटेरियल पे आप डिपेंड करिए, क्योंकि देखिए आपको कोई ऐसा रिटन एग्जाम नहीं देना, आपको ये सारी चीजें अपनी टर्मिनोलॉजी में लेके आनी है। तो आप बस थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखिए, और बस पहले दिन से ही शुरू हो जाइए, बोलना शुरू कर दीजिए, ये टैब होता है, ये रिबन होता है, ये ग्रुप होता है। जहां आप 4 दिन बोलेंगे, अपने आप ही आपकी जबान पे ये शब्द चढ़ जाएंगे। तो और बाकी जो मैं कुछ अगर होगा तो मैं मतलब कोई अलग से हम स्टडी मटेरियल तो खैर नहीं देते हैं, फिर भी हम आपको एक जी शीट बना के दे देंगे जिसमें बेसिक टर्म्स हमारे लिखे होंगे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। और बाकी आप प्रैक्टिकल पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा, और आई होप कि आज की चीजें समझ में आई होंगी आपको, जी मैम, बिल्कुल अच्छे से आ गया। और थोड़ा इंटरेस्ट भी आपका डेवलप हुआ होगा। अभी बहुत चीजें आपको एक्सेल में सीखनी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है सारी चीजें। राइट मैम, राइट। ओके देन, तो कल से हम आपको यही इनविटेशन भेजेंगे आपके नंबर पे क्लास के लिए, और आप जी अपना, मगर ये इनविटेशन बहुत पहले नहीं भेजेंगे क्योंकि इसका पासवर्ड बार बार चेंज हो जाता है, तो हम क्लास से पहले करीब 10 मिनट पहले ही इनविटेशन भेजेंगे। जैसे 4 बजे की क्लास है तो हम 3:45 तक आपको इनविटेशन भेज देंगे, और उसके ठीक है। बाद और आप इन क्लास, केस मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कि मैम इन केस अगर कुछ होता है तो। हाँ तो फिर आप तो वो तो आपको प्रायर पता ही होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर उस दिन हाँ, की वैसे तो शेड्यूलिंग, मैं पता होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप बता दूंगा। हाँ बिल्कुल, फिर हम शेड्यूलिंग नहीं करेंगे उस दिन की क्लास की। ठीक है मैम, ठीक है। चलिए फिर आज की मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं, विल कंटिन्यू इट नेक्स्ट सेशन। ओके, दैट्स ऑल फॉर थैंक यू द डे। मैम, थैंक यू। ओके ओके।